नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात बंगाल में आए नए सियासी भूचाल की। जी हां, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे और उनके सियासी उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी के घर तक कोयला कांड की जांच की आंच पहुंच चुकी है। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर से पूछताछ करने उनके घर पहुंची है। कोलकाता के पंचशायर इलाके में जब सीबीआई की टीम मेनका के घर पहुंची तो हाउसिंग सोसाइटी ने गेट नहीं खोला और गाड़ी अंदर नहीं ले जाने दिया। करीब 10 मिनट तक गेट खुलने का इंतजार करने के बाद सीबीआई की टीम पैदल ही अंदर गई। इसके बाद सीबीआई की टीम रुजिरा बनर्जी की बहन के घर उनसे पूछताछ करने पहुंची। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन मेनका को कल सीबीआई ने पूछताछ का नोटिस दिया था। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को जल्द ही दूसरा नोटिस भी भेजा जाएगा। अभिषेक बनर्जी की साली के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। यहां पर पंचशायर इलाके में अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के घर पर ये टीम पहुंची है और अब उनसे पूछताछ होगी। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के घर भी नोटिस दिया गया है और कल उनके साथ भी पूछताछ होगी। इस बीच यहां पर पंचशायर इलाके में उपहार अपार्टमेंट में यहां सीबीआई की टीम आज पहुंची है और कोयला घोटाला मामले को लेकर के आज अभिषेक बनर्जी की साली से पूछताछ होगी और इसके बाद कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी भी जांच के घेरे में आएंगी और पूछताछ का सामना करेंगी। क्या हुआ सर, क्यों नहीं जाने दे रहे आप लोगों को? कुछ कहा है, कह रहे हैं आप लोगों से? क्या हुआ सर, आप लोगों से क्या कह रहे हैं सर लेट क्यों हो रहा है सर? आप लोगों को कोई जानकारी दी थी सर? आप लोगों से कुछ जानकारी दिया था? कुछ जानकारी दी गई सर? क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है सर? क्या गाड़ी क्यों नहीं ले जाने दे रहे हैं? कई मिनटों की मशक्कत के बाद सीबीआई की टीम अपनी गाड़ी को गेट पर ही छोड़ करके और अंदर पैदल, ये जो साइड में छोटा सा गेट है लोगों के पैदल जाने की जगह है, वहां से अंदर घुसी है। मेनका गंभीर अभिषेक बनर्जी की जो साली हैं उनके घर पर पूछताछ करने के लिए टीम जब आई तो यहाँ पर गेट पर उनकी दोनों गाड़ियों को काफ़ी देर तक रोक कर रखा गया है। ये गाड़ियाँ मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊँ, अब भी यहीं बाहर खड़ी हैं और उसके बाद यहाँ पर गाड़ी को बाहर छोड़ करके और सीबीआई की जो टीम है, जो अधिकारी हैं, वो अंदर गए हैं और अब मेनका गंभीर को इन सवालों का जवाब जो है वो देना पड़ेगा। कोयला घोटाले से संबंधित कई मामले, कई बैंक अकाउंट है जिनको खंगालने के बाद सीबीआई की टीम यहाँ पर आई है और कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी सीबीआई के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सीबीआई का एक्शन, तृणमूल कांग्रेस में टेंशन। और सबसे बड़ी बात यह कि जब भी सीबीआई बंगाल पहुंची है तो सीबीआई को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। इससे पहले एक आईपीएस ऑफिसर की बात को ले लें, उन पर जांच, उनके समन्स को ले लें, तो फिर सीबीआई की पूरी टीम को ही घेर लिया गया था और उनको बाहर निकलने नहीं दिया गया था। और आज उनकी गाड़ियों को सोसाइटी के बाहर रुकना पड़ा, 10-15 मिनट उन्हें इंतज़ार करना पड़ा और एक पतले से एंट्री गेट से एंटर करना पड़ा। तो मुश्किलें तो बढ़ाएंगे ही, सियासत तो चलेगी ही, लेकिन जांच जो है वो कोयला स्कैम की है। और ये पहली बार नहीं है कि ये जो आंच है ये अभिषेक बनर्जी तक पहुंची है, उनके परिवार और उनके निकटतम संबंधियों के साथ पहुंची है। अब आपको ये भी बताते हैं कि बंगाल का कोयला कांड आखिर है क्या। इस मामले में नवंबर 2020 में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि अवैध खनन और कोयले की चोरी हुई। बीजेपी उसी वक्त से तृणमूल कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाती आ रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कोयला घोटाले का काला पैसा तृणमूल कांग्रेस तक भी पहुंचा। आरोप लग रहा है कि इसका फायदा भाईपो यानी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को हुआ। अभिषेक बनर्जी के करीब विनय मिश्रा पर भी सीबीआई छापा डाल चुकी है।
तो ये पहली बार नहीं है कि ये सवाल पूछे जा रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस पर ये आक्षेप किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, कोविड काल के बीच में थोड़ा सा इस पर अल्प विराम लग गया था, लेकिन इससे पहले, उससे पहले और हाल ही में 2-3 महीने पहले पर भी इस पर जांच हुई है। नीतीश अभी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से। नीतीश, सीबीआई क्या अचानक जागी है या ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि देखिए जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला तूल पकड़ रहा है। देखिए आनंद, एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है। जब साक्ष्य मिलेंगे तभी आगे की कार्रवाई होगी। 27 नवंबर 2020 को पिछले साल एफआईआर दर्ज करने के बाद से सीबीआई की कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। आप 2-3 दिन पहले यानी शुक्रवार को 13 जगहों पर वेस्ट बंगाल में, जिसमें बांकुरा, हुगली वगैरह इलाके हैं, वहाँ पर छापेमारी सीबीआई ने की थी। और उस दिन जयदेव मंडल जो एक लोकल कोल माफिया है, जो कि मित्र बताया जाता है अनूप मांझी एलियास लाला का, जिसके रिश्ते होने की बात सामने आ रही है, जिसके संबंध होने की बात आ रही है अभिषेक बनर्जी से, तो जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जा रहा है। कई जगह छापेमारी भी की गई है और उसके बाद जो पूछताछ में आरोपियों से साक्ष्य सामने आई है, उसके बाद साक्ष्य सामने आए, उसके बिना पर ही अभिषेक बनर्जी के घर तक सीबीआई पहुंची है। अभी उनकी पत्नी को कल नोटिस सर्व किया गया था, आज उसका जवाब दिया है। हालांकि सीबीआई ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि उनको कोई जवाब मिला है कि नहीं रुचिरा की तरफ से, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक बैंक अकाउंट्स में सस्पिशियस कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं बैंकॉक और लंदन के बैंक अकाउंट में रुचिरा के। ये अचानक करोड़ों रुपए कहां से आ गए, यही तथ्य जो है सीबीआई इसी का जवाब चाहती है रुचिरा से। नीतीश, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि सीबीआई की तरफ से ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी रुचिरा बनर्जी को भेजे गए नोटिस पर सियासत गरमाई हुई है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को यह नोटिस कोयला घोटाला के मामले में दिया गया है। इसी बीच रुचिरा ने सीबीआई नोटिस का जवाब दिया है। उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि उन्हें किस बारे में नोटिस भेजा गया। हालांकि उन्होंने सीबीआई को कल घर पर आकर पूछताछ करने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने कल सुबह 11 से 3 बजे तक का समय भी दिया है। रुचिरा ने कहा है कि वो जांच में सहयोग देंगी। अमित पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हुगली से, जहां अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भी आएंगे और ये पूरी तरह से कूच होगा भाजपा का, बीजेपी का, और वो भी बंगाल पर। लेकिन अमित, एक बात बताइए, तृणमूल कांग्रेस का रिस्पांस क्या है कि ये जो कोयला जो स्कैम है, इसकी जो जांच हो रही है, इसकी आंच भाईपो और उनके परिवार और धीरे धीरे ममता बनर्जी तक भी पहुंचती नजर आ रही है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि उनके ऊपर ये सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है और वो हिलेंगे नहीं चाहे जितनी मुश्किल आ जाए। ये संदेश उनके टॉप लीडरशिप की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर देने की कोशिश की जा रही है। ये हुगली के हम ग्राउंड में मौजूद है और यहाँ पर पीएम मोदी की रैली अभी होगी। कुछ दिनों बाद 24 फरवरी को बंगाल से ममता बनर्जी की भी यहाँ पर रैली होगी। तो कुल मिलाकर वहाँ पर इस वक्त जब मोदी ममता सरकार के ऊपर हमला करेंगे तो उस वक्त ममता बनर्जी पीएम बीजेपी पर, और मुद्दा यही होगा कि सरकारी का कैसे उपयोग किया जा रहा है। बिसात पूरी तरीके से बिक चुकी है होगा और हम चुनाव में हम और बिल्कुल। अमित, आप मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले कि हम वापस नीतीश के पास जाएं कि सीबीआई का पक्ष क्या है और ये जांच कितना आगे पहुंच चुके हैं, किस तरह के साक्ष्य सीबीआई के पास हैं जिसकी बिना पर वो पूछताछ करना चाहते हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन को कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई का नोटिस दिए जाने के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने वाले शुवेंदु अधिकारी ने तो कोयला घोटाले का पैसा अभिषेक के घर जाने तक का आरोप लगाया है। शुवेंदु अधिकारी ने थाईलैंड बैंक की एक डिपॉजिट स्लिप भी जारी की है और दावा किया है कि इस स्लिप में रुचिरा नरूला का नाम है, जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। शुवेंदु का आरोप है कि कोयला और रेत की तस्करी का पैसा थाईलैंड और बैंकॉक भेजा गया। शुवेंदु अधिकारी ने साथ ही आरोप लगाया कि कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला से अभिषेक बनर्जी के घर कमीशन पहुंचता था। एजेंसी नियम अनुযায়ী, आईन अनुযায়ী করবে, একটা
তার সেখানে নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না, কিন্তু এই আসানসোলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এখানকার একটা সাদা বাচ্চা 8 থেকে 80 সবাই জানে যে লালা অনুপ মাঝি তার টাকা কারা নিত, ও সেই টাকা যে তোলাবাজ ভাইপোর বাড়িতে গেছে সবাই জানে। এবং আমি তমলুকের একটা সভাতে বলেছিলাম থাইল্যান্ডের ব্যাংককের কাশিকর যে ব্রাঞ্চ সেখানে টাকা জমা পড়তো ভাট। ये कोई लालबाग की पुलिस थोड़ी है सीबीआई कि किसी को भी 302 में फंसा देती है, किसी को भी रेप में फंसा देती है, किसी को भी एनडीपीएस में फंसा देती है। लालबाग की पुलिस में और सीबीआई में अंतर है। सीबीआई एक जवाबदार संस्था है, इस देश की वो संस्था है जिसका सारे विश्व के अंदर नाम है, और इसलिए इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है टीएमसी के लोगों का। पहले अपना प्रदेश संभालें, अपनी पुलिस को संभालें, अपने ममता जी अपने परिवार के लोगों को संभालें। नीतीश कुमार, अमित पांडे और आशिका सिंह भी अब हमारे साथ हैं कोलकाता से लाइव। आशिका, आप मेनका गंभीर के घर के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। बताइए लेटेस्ट वहां क्या हो रहा है, उसके बाद मैं आपसे इन्वेस्टिगेशन पे पूछता हूं। और शुभेंदु अधिकारी का जो बहुत गहन आरोप है, उन्होंने कहा मैं तो तामलुक में कह चुका हूं कि थाईलैंड में इनका घर है, थाईलैंड में इनका अकाउंट है जहां पैसे जमा होते हैं, अनूप मांझी से इनका सीधा रिश्ता है और तोलाबाज भाईपो के पास जाता है पैसा, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। तस्वीरें दिखाते हुए आपसे बात करूंगी आनंद। ये वही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जहां पे अभी से कुछ देर पहले जब सीबीआई की टीम पहुंची थी तो करीब 10 मिनट तक गाड़ियों को यहां पर रोक कर रख दिया गया था। ये दरवाज़ा उन गाड़ियों के लिए नहीं खुला। जब यहां से पैदल उतर करके सीबीआई की टीम अंदर गई है, टावर नंबर 3 में मेनका गंभीर के घर पर इस समय उनसे पूछताछ चल रही है। इसके आगे की बात करें तो रुजिरा नरूला ने जो चिट्ठी लिखी है उसके बाद कल उनको भी सीबीआई के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो कोयला तस्करी को लेकर के कई बैंक अकाउंट्स है, बैंकॉक और लंदन, विशेष तौर पर मेनका गंभीर की बात करें तो कुछ लंदन के बैंक अकाउंट्स हैं जिसको खंगालने के बाद सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है और अब वो सवालों का जवाब दे रही हैं। बड़ी बात यह है, आशिका बने रही है मेरे साथ। मैं नीतीश से भी जानना चाहूंगा ये डिपॉजिट स्लिप क्या है जो कि शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किए हैं। उन्होंने इसमें कहा है कि ये अकाउंट्स तो सीधा अभिषेक बैनर्जी के परिवार से जुड़े हुए हैं। देखिए, इन्हीं सब सवालों का जवाब जानना चाहती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब बैंक खाते को खंगाला गया रुचिरा के, तो सीबीआई को पता चला कि उसके 2 खाते हैं जो कि एक लंदन में है और एक बैंकॉक में है। और बैंकॉक के जो खाते में पिछले कुछ दिनों में करोड़ों रुपए आए हैं। एक बैंक का पैटर्न होता है जिसमें डिपॉजिट या फिर विड्रॉल की बात होती है, लेकिन वो जो ट्रेंड था बिल्कुल ही अचानक पैसा आया है और करोड़ों रुपए आए थे। उसी सवाल में उसके बाद सीबीआई ने उसी के बेसिस पर क्वेश्चनर तैयार किया है और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य भी सामने लगे हैं जिसका आरोप बीजेपी पहले भी लगा रही थी कि कैटल स्मगलिंग और जो कोयला स्कैम है, जो कोयले की तस्करी है, इलीगल माइनिंग से जो पैसा आता है, वो पैसा लाला अनूप एलियास लाला के जरिए वो विनय मिश्रा तक पहुंचता है, फिर विनय मिश्रा से फिर वो पैसा अभिषेक बैनर्जी के घर तक जाता है। तो इसी सब की पड़ताल के लिए सीबीआई ये अकाउंट कब खुला था नीतीश? मैं जल्दी आपसे जानना चाहता हूं ये अकाउंट कब खुला था और जब सीबीआई ने पहली बार नोटिस भेजा था और मामले की जांच की थी, क्या कोई उनके पास तथ्य है कि रुजिरा नरूला या मेनका गंभीर थाईलैंड या लंदन गए थे? देखिए, 2 महीने पहले जो हमें जानकारी सोर्सेज के हवाले से मिल रही है, 2-2.5 महीने पहले इस अकाउंट को खोला गया था और उसी वक्त ये ऐसा लगता है कि इस अकाउंट को खोलने का पर्पस वही था कि जो पैसा आए उसको इसमें पार्क किया जाए। इसी वजह से लंदन में और यहाँ बैंकॉक में खोला गया। खास तौर से बैंकॉक के अकाउंट में पैसा पार्क किया गया है। तो ये करीब 2 महीने हुआ है और उसके बाद का जो ट्रांजैक्शन का पैटर्न है, हेवी ट्रांजैक्शंस में है, लगातार पैसा आ रहा है भारत से उस बैंक अकाउंट में। तो इसी सब की पड़ताल के लिए सीबीआई ने नोटिस दिया है उनकी पत्नी को, अभिषेक बैनर्जी को, रुजिरा को, ताकि इन सब की तथ्य जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। अभी तक तो रुजिरा नरूला जो है वो तो कह रही है, रुजिरा नरूला कह रही है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आप आइए मेरे घर। ये किस चीज़ का नोटिस मुझे भेजा है? मुझे तो इस बात का कोई ज्ञान नहीं। अकाउंट भले ही किसी के नाम पर हो, डिपॉजिट स्लिप भले ही शुभेंदु अधिकारी लगा रहे हो, कहें कि देखिए इसमें पैसा आया है, पर उनके पक्ष का कहना है अभिषेक बैनर्जी की पत्नी का कि मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वहीं भतीजे अभिषेक को घिरा देख ममता बैनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया है। ममता के मुताबिक जेल का डर दिखाने से वो डरने वाली नहीं है।
আর আমি তো শুনেছি কখনো কখনো বলছে দিল্লির কোনো কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কী করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখিয়ে প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। आपका धमकाना चमकाना और जेल का डर दिखाना हमसे हमें कुछ नहीं होगा। आपका आप जो करना है करके देखिए। अमित पांडे, ममता बनर्जी तो टस से मस नहीं हो रही, वो कह रही मैं नहीं डरने वाली जेल के डर से। लेकिन साक्ष्य के आधार पर क्या पैसा बाहर गया है, क्या घोटाला हुआ है, ये तोलाबाज, ये जो आरोप है बीजेपी का, क्या कहीं ये सिद्ध होता दिख रहा है? क्या हम उम्मीद करेंगे कि आज भी इस पर बात होगी? जी बिल्कुल, इस पर जरूर बात होगी कि पहले भी बीजेपी को जो शीर्ष नेता है जब भी दौरा रहा है और जनसभा को संबोधित किया, चाहे मंत्री अमित शाह हो, चाहे नड्डा हो, यहाँ मोदी ने भी कुछ कई बार अपने भाषण में जिक्र किया है कि भाई भतीजा की जो सरकार चल रही है प्रदेश में और भ्रष्टाचार का भी जिक्र होता है। तो आज की जनसभा में भी हम ये जरूर इस बात का जिक्र कर सकेंगे। और आनंद, एक और पर्सपेक्टिव ये है कि डनलप मैदान यहाँ पर जहाँ पीएम की सभा हुई है, इसके ठीक पीछे एक फैक्ट्री है। 8,000 लोग बेरोजगार हैं पिछले 23 साल से। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है और कमोवेश पीएम की घोषणा से ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनके यहाँ सुधरेंगे। मतलब कि पिछली सरकारों ने जो नहीं मिला, आज और इसे ये उम्मीद करेंगे। कई सारी चीज़ें हम आज पीएम के इस दौरे पर जनसभा में पश्चिम बंगाल के लिए सुनने को हम देख सकते हैं। जी, असम में थे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे प्रोजेक्ट्स का लॉन्च किया है और फिर वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। लेकिन अब बंगाल की तरफ कूच करेंगे और थोड़ी देर बाद जब बंगाल के अखाड़े में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या इस करप्शन के आरोप पर भी कुछ कहेंगे, देखना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को बीजेपी का सहयोगी बताया है। Now BJP is left with no allies. Akali Dal has left, other people have left. So their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten. We must send out the message that we are not going to be threatened or browbeaten by any such effort. तो सौगतो रॉय का भी यही कहना जो ममता बनर्जी ने कहा कि आपके चमकाने डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि सीबीआई अपना काम कर रही है और उसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। देखिए, सीबीआई का काम कर रहा है, ऐसे इसमें कुछ राजनीति नहीं है। तृणमूल को पता है, क्योंकि जब 2016 में उन्होंने लड़ा था, उस टाइम में भी शारदा नाडा हुआ था, उस टाइम में भी जब इसका पूरा इंक्वायरी चल रहा था, उस टाइम में बोला था नहीं इसमें कुछ है। ममता बनर्जी उस टाइम में भी स्वीकार किया था, जो चोरी किया है उसको अभी टिकट उन्होंने नहीं देंगे। क्या सीबीआई अपना काम कर रही है या सेंटर की और बीजेपी जो है सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है? दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, लेकिन तथ्य पर काम कर रही है सीबीआई। आशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनको छुपाने के लिए कुछ नहीं, यो डराने वाली कोई बात ही नहीं, उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो सीबीआई की गाड़ियां हाउसिंग सोसाइटी में एंटर क्यों नहीं कर पाई? उन्हें बाहर क्यों वेट कराया गया? पैदल क्यों चलाया गया? और पहला नोटिस तो नवंबर 2020 को आया था, आज तो हम फरवरी में हैं। आज की नहीं, कल की भी बात करें तो जब अभिषेक बैनर्जी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची तो रुजिरा नरूला या फिर किसी ने भी मिलने से इनकार कर दिया था। हालांकि नोटिस वहां पर देकर के सीबीआई की टीम निकल जरूर गई, लेकिन आज भी यहां पर पैदल यहां से चल करके अंदर जाना पड़ा। जो सीबीआई के अधिकारी थे करीब 10 मिनट तक इंतजार करते रहे कि दरवाज़ा शायद खुलेगा, उनको अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। जो बात नीतीश कह रहे थे, जो ट्रेल है उसकी हम बात करें, अनूप माझी लाला जिसकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए सीबीआई कोर्ट से फरमान निकाल चुकी है। दूसरा नाम विनय मिश्रा, जिसके ज़रिए शेल कंपनियों तक ये पैसा जा रहा था, वो उसको भगोड़ा घोषित कर चुकी है सीबीआई। और अब उसके बाद जो ये शेल कंपनी के ज़रिए आरोप है कि ये पैसे बैंकॉक जा रहे थे, लंदन जा रहे थे,
उसकी जांच में सीबीआई की टीम लग गई है। आरोप ये भी है कि कई जगहों पर बैंकॉक में ये पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, तो जहां पर इन्वेस्ट हुए हैं वो भी दायरे में आते हैं सीबीआई के जांच के। तो कई सवाल हैं जिनका जवाब देना पड़ेगा अभिषेक बैनर्जी की पत्नी को। और अब भी करीब ये कह सकते हैं कि 1 घंटे का समय लगभग हो चुका है और सीबीआई की टीम अंदर है, मेनका गंभीर से सवाल पूछ रही है और अब भी ये पूछताछ जारी है। आनंद, क्या वो कोऑपरेट करेंगी कि जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब वो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कहेंगी? क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं जवाब यही आता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन नीतीश, एक बात बताइए कि अगर कोई पैसा गया ही नहीं तो डर किस बात का? विनय मिश्रा भागे क्यों हैं? विनय मिश्रा का क्या किसी अभिषेक बैनर्जी या उनके परिवार के किसी संबंधी, निकटतम संबंधी से कोई संपर्क है कि नहीं? ये शेल कंपनियां किसने खोली? ये पैसे आए कहां से? ये सारे सवाल तो वाजिब सवाल हैं जिसके बारे में तथ्य और खोज जो है सीबीआई कर रही थी। नीतीश जी देखिए, बिल्कुल आनंद, अगर दाल में कुछ काला नहीं है या आप बिल्कुल सही हैं तो आपको एब्सकॉन्ड करने की ज़रूरत क्या है? आपके खिलाफ इतने दिनों से, विनय मिश्रा की अगर बात करें तो यूथ टीएमसी के लीडर हैं, उनके खिलाफ कैटल स्मगलिंग और कोल स्कैम मामले में लुकआउट सर्कुलर जो है जारी किया जा चुका है। उनके घर पर छापेमारी हो चुकी है लेकिन अब तक वो गायब हैं। और जहां तक बात आपकी है हाँ या ना में सवाल देने की या सवालों को इवेट करने की क्वेश्चनिंग के दौरान, तो ये नीतीश जरा मेरे साथ रुकिए। आशिका बताइए, क्या सीबीआई की टीम बाहर आई है? देखिए, अब भी सीबीआई की टीम अंदर ही है और पूछताछ का जो सिलसिला है जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये वही दरवाज़ा है जहां पर करीब 10 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद सीबीआई की टीम अंदर पैदल गई थी। लेकिन फिलहाल अब भी सीबीआई की टीम अंदर ही है, पूछताछ जारी है। तो आपने कहा कि 1 घंटे से ऊपर हो गया लेकिन पूछताछ जारी है। सीबीआई की टीम अभी तक बाहर नहीं आई। क्या थोड़ी आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर हलचल है? क्योंकि आप हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हैं, क्या वो बाहर चलते हुए नजर आ रहे हैं? कोई अपडेट है वहां, आशिका? देखिए, फ़िलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं है आनंद। और मैं अगर अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊं तो फ़िलहाल जो ये जगह है बिल्कुल खाली है। और सीबीआई की टीम जब पहुंची उसके पहले तक ये दरवाज़ा लगातार गाड़ियों के लिए खुल रहा था, लेकिन उसके बाद से ये दरवाज़ा बंद है। और आप देख सकते हैं फ़िलहाल जो है अंदर कोई विशेष हलचल तो नहीं है, लेकिन ये जो टावर 3 है भीतर, उसके अंदर ये जो सीबीआई के अधिकारी गए हैं, एक महिला भी है जिसमें शामिल हैं, वो पूछताछ 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अब भी पूछताछ कर रहे हैं। कई सवाल हैं, कई जो बैंक अकाउंट्स हैं लंदन से संबंधी विशेष तौर पर, उनको लेकर के सवाल मेनका गंभीर से किया जा रहा है। और सिर्फ वही नहीं, उनसे ये भी जानकारी ली जाएगी कि रुजिरा नरूला के जो अकाउंट्स हैं उसके बारे में उनको कितनी जानकारी है, क्योंकि सीबीआई ने साक्ष्य बनाया है इस मामले में, साक्ष्य बना करके जो नोटिस दिया है पूछताछ के लिए। एक बात जल्दी बताइए आशिका, ब्रेक का वक्त हो चला, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या रुजिरा नरूला या मेनका गंभीर हाल ही में थाईलैंड गए थे? क्या उन्होंने इस अकाउंट को खोला है? उनका विनय मिश्रा से क्या कनेक्शन है? देखिए, विनय मिश्रा से डायरेक्ट कोई कनेक्शन उनके थ्रू नहीं है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि शेल कंपनीज के ज़रिए ये पैसा विदेश जा रहा था। लेकिन विदेश आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार, अभिषेक के परिवार की बात करें, उनके पत्नी की बात करें तो अक्सर आती जाती रही हैं, क्योंकि अभिषेक खुद भी बहुत ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं आते हैं, तो जाहिर है उनकी पत्नी के बारे में भी ज़्यादा जानकारी छनकर बाहर तो नहीं आती है। लेकिन ये कई बार इसके पहले पिछले साल भी एक मामला सामने आया था जहां पर एयरपोर्ट पर थाईलैंड से लौटते हुए उनको रोका गया था, जब ये भी बड़ा मुद्दा बना था। तो फिलहाल जो है ये जब जांच की परतें खुलेंगी तो और कितनी कहानियां हैं और कितने इन्वेस्टमेंट हैं वो सामने आएंगे। आनंद जी, आशिका, नीतीश, अमित मेरे साथ बने रहिए। अखाड़ा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। बंगाल कोयला घोटाले से जुड़ी है और इसमें अब खबर ये आ रही है कि जांच एजेंसियां जो हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो खरीदी गई उस पर भी अब पूछताछ करने वाली है। जो पैसा यहां से थाईलैंड ले जाया गया, थाईलैंड में कुछ प्रॉपर्टीज भी खरीदी गई हैं
उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे अभिषेक बैनर्जी के संबंधियों से। रुजिरा गंभीर और रुजिरा नरूला और मनिका गंभीर से आशिका जुड़ रही हैं डिटेल्स के साथ। जी आशिका। देखिए आनंद, जो अभी खबर मिल रही है कि 2 होटल हैं विशेष तौर पर जिनमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इंडियन इन्वेस्टमेंट है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। संभव है कि सीबीआई के जांच के दायरे में वो होटल भी हों, जब पूछताछ हो तो उनको लेकर भी सवाल उठे कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। आरोप ये लग रहे हैं कि वही पैसे हैं जो कोयले के पैसे हैं जो वहाँ पर गए हैं बैंकॉक में और इन होटलों में लगे हैं। हालांकि होटल के जो नाम है वो बताना फिलहाल ठीक नहीं होगा, लेकिन ये तय है कि जो इन्वेस्टमेंट वहां पर हुए हैं इन पैसों के, उस पर भी सीबीआई की नजर है। तो नकेल कस चुकी है और आज मेनका गंभीर लगभग 1.5 घंटे का समय हो रहा है जब वो सवालों के जवाब अभी तक दे रही हैं और इसके बाद कल रुजिरा नरूला बैनर्जी इस जांच का सामना करेंगी। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए जो हैं वो बंगाल से निकलकर थाईलैंड और लंदन के इन अकाउंट्स में जमा किए गए हैं और जिसको फिर आगे जाकर और भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया गया है। आशिका, इस खबर के लिए धन्यवाद। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक अखाड़ा में। वेलकम बैक। अखाड़ा में अब बात महाराष्ट्र में बेकाबू हो रहे कोविड-19 यानी वुहान वायरस की और उसकी वजह से और उससे निपटने के लिए हो रही सख्ती की। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना के नए मामलों की तेजी से बढ़ने की वजह से महाराष्ट्र में कई जगहों पर आंशिक लॉकडाउन के साथ 2 जगहों पर रात का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीधे लापरवाही बरतने वाले लोगों को चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति और सख्ती बरती जा सकती है। महाराष्ट्र ने पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,971 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार की चिंताएं और बढ़ गई हैं। पिछले 24 घंटों में 40 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अकेले मुंबई में ही 921 नए मरीज मिले हैं। राज्य में इन नए आंकड़ों के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस का आंकड़ा 21 लाख के पार हो चुका है। हमने नागपुर जिले में और शहर में केसेस जो बढ़ रही है उस पर कुछ कठोर निर्णय लिए हैं। उस पर स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस 7 मार्च तक के बंद रहेंगी। सभी मार्केट शनिवार इतवार छोड़कर बंद रहेंगे। उसमें होटल और अत्यावश्यक सेवा यह नहीं रहेगी। जो वीकली मार्केट है वो पूरा 7 मार्च तक के बंद रहेगा। होटल रेस्टोरेंट में 50% क्षमता में शुरू रहेंगी। रात को 9 बजे के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। मुंबई से ज्योत्सना गंगड़े और प्रशांत बाग नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योत्सना, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आंशिक लॉकडाउन होता है तो यानी लोगों की आजीविका पर भी आघात होता है। तो जिम्मेदारी हम सबकी है कि जो हाइजीन है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इसका पालन किया जाए, नहीं तो बात आउट ऑफ कंट्रोल फिर से हो जाएगी। कोई भी वापस लॉकडाउन नहीं चाहता, जिस तरह से हमें 6-7 महीने झेलने पड़े, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है। बिल्कुल सही कहा आनंद, क्योंकि अगर मुंबई के आंकड़े देखे जाए तो कल के आंकड़े जो थे वो 800 थे। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो वो 900 तक पहुंच चुके हैं। मुंबई में 1000 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जहां पर कोरोना मरीज, 5 से ज़्यादा कोरोना मरीज पाए जाने पर इमारतों को सील कर दिया गया है। लेकिन इसकी वजह खासतौर पर बताई जा रही है कि कई लोग जो है वो लापरवाही बरतते हैं। हम कुछ मुंबईकरों से जानेंगे कि वो इस पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि खुद सीएम ने कहा है कि अगर लोगों ने सख्त जो नियम जो बनाए हैं वो नहीं इसका फॉलो किया तो जो लॉकडाउन है वो कर सकते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे कि लोग नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आते? हम तो नियम पालन कर रहे हैं, इसीलिए हम सुरक्षित हैं, हम ऐसे मानते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, मुंबई शहर में ट्रेन चालू हो गया है, ट्रेन की सुविधा चालू हो गई है, लोग बाहर निकलने चालू हो गए, भीड़ बढ़ गई है काफ़ी जगह पे। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो नियम नहीं पाल रहे, तो उनके वजह से हमें डर लग रहा है अभी। और जो उद्धव साहब ठाकरे जी ने जो कहा है, उन्होंने 8 और 15 दिन के अंदर वो डिसीजन लेंगे। अगर केसेस बढ़ जाएंगे तो वो लॉकडाउन करने वाले, पर वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी मतलब डिसीजन हम लोगों के लिए सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें डर है, क्योंकि हमारा ऑफिस अभी चालू हुआ है। लॉकडाउन चालू होने की वजह से हमारे घर में हम कहीं पे अभी जो सैलरी हमें मिल रही है हम हमारे घर को वो दे रहे हैं, तो हमारा घर चल रहा है। पर हम डर रहे हैं कि काफ़ी लोग जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो करें, पर इनके ऊपर बीएमसी ने भी और सख्त
तरीके से और नियम निकाल कर और एक टीम तैयार करके इनके ऊपर नज़र रख कर इन पे चार्जेस लगाए, क्योंकि ऐसे कई पे जगह है जहाँ पे अभी पूरी तरीके से बीएमसी ध्यान नहीं दे रही है। देखिए कई जगह बहुत सही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो ज्योत्सना की बीएमसी ही नहीं, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी बरतनी जरूरी है। और जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिनको लगता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को रूल से और अपने आप को सामान्य से ऊपर समझते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी पाबंदी भी होनी चाहिए और फाइन भी लगना चाहिए, क्योंकि उनका एग्जाम्पल बनाना ज़रूरी है कि ये देखिए इनकी वजह से लोगों की जान माल को नुकसान हो सकता है, लोगों को कोविड हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो लापरवाह हैं। जो लापरवाह हैं उनको चिन्हित कर उनको सामने लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई स्टाइल की बात नहीं है कि मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। मास्क आप पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, हाइजीन रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे तो सामने वाला और आप भी सुरक्षित रहेंगे। आइए सुनते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज़ हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। देखते हैं येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये किती जणांना लॉकडाऊन हवा आहे, किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा शेवटी सांगतो, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा, मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए। जी हाँ, कोरोना और लॉकडाउन को अगर ना कहना है तो मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं और थोड़ा सा है कि ये जो सोशल डिस्टेंस है, अंतर है, उसको बना के रखना है, चाहे आप कुछ भी करें। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राज्य सरकार ने लोगों के लिए कड़ी हिदायत भी जारी की है। मुंबई में बीएमसी के मार्शल ही बिना मास्क लगाए लोगों पर कड़ाई करते दिखाई दिए, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मास्क न लगाने पर 200 रुपए के जुर्माने के आदेश दिए गए हैं, जबकि अकोला, वर्धा के साथ साथ पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नासिक से प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिक की क्या स्थिति है? वहां पर भी कई सारी पाबंदियां लगी हैं। बिल्कुल आनंद, जो हाल मुंबई में है, जो हाल पुणे में है, वही हाल कुछ बड़ी हद तक नासिक में है। यहाँ भी कोरोना फिर एक बार बेकाबू होने पे नजर आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि क्या वजह है। नासिक के शालीमार जो परिसर है, मेन मार्केट, वहाँ पर हम लोग, यहाँ पर भीड़ हम लोग देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इस तरीके से लोगों का रवैया सामने आ रहा है। एक बड़ी अच्छी बात है कि काफी तादाद में लोग मास्क पहन रहे हैं। बहन जी, आपने मास्क नहीं पहना है? नहीं, अभी नो मास्क नो एंट्री बोल रहा है। वो जो पीछे जो सब्जी बेच रहा है उसने भी अभी मास्क ऊपर किया है। यहाँ कैमरा आया तो अभी उसने मास्क ऊपर किया। देखिए, अभी जैसे आपके पास आए थे, आप दुकानदार है, हमने उनको जैसे आपने तुरंत बोला कि मास्क पहनना जरूरी है, तो क्या वजह है? अभी दुकान लगाया मैंने, 5 मिनट हुआ है। नहीं, उनको बोलिए, उनके साथ जो लाल शर्ट में खड़ा था उसने तो अभी रुमाल लगाया। नो एंट्री पहले बताया आपने। अगर मास्क नहीं लगाया तो एंट्री नहीं है, इस तरीके की दलील पेश करे यहाँ पर रागबीर, मुखाबीर पूरे जो लोग हैं। लेकिन मार्केट की हालत तो यही है कि मार्केट में हर कोई आता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग देखना चाहते हैं, आनंद दिखाते हैं। ये इसने भी अभी रुमाल लगाया। मैं आपको यही कह रहा हूँ, जहां जैसे जैसे न्यूज 18 का कैमरा और प्रशांत आप आगे बढ़ रहे हो, तब लोग अपना चेहरा ढक रहे हैं। कैमरा यानी कि जब तक कोई उन पर निगरानी नहीं रखता तब तक कोई सावधानी नहीं बरतता। खासकर ये जो जिन्होंने रेडियां लगाई हैं वो लोग भी मास्क, यहाँ अपनी दाढ़ी में मास्क लगाने से क्या फायदा? मास्क तो चेहरे पे लगाने की जरूरत है। हर कोई मास्क यहाँ लगाकर अगर बात करता रहेगा तो फिर किस तरह का प्रोटोकॉल? आप अपने पीछे देखिए प्रशांत। ये वही आपको बताना चाहते हैं आनंद, आपने बिल्कुल सही देखा, यही हकीकत है। जो लोग हम लोग जाना शुरू करते हैं तो लोग अपना मास्क तुरंत उठाकर जाते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, जैसे कैमरा आता है, लोग आते हैं, वैसे आप मास्क लगाते हो। केक यहाँ तक ठीक है, अच्छा है।
बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम व्यापारी लोग हैं, हम रोज हमारी रोजी रोटी है, हम रोज हमारा रोजी रोटी के लिए जो इस्तेमाल करना, रोजी रोटी तो ठीक है, लेकिन मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मास्क अभी लगाया, कैमरा ऑन हुआ तब मास्क लगाया। प्रशांत, मैं आपसे हट रहा हूं, नासिक से सीधा कांदिवली चलते हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां पुलिस भी हरकत कर रही है, लोगों पर एक्शन ले रही है। बताइए विवेक। बीएमसी के बाद मुंबई पुलिस भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। आप साफ तौर पर देखते हैं जो लोग बिना मास्क के गाड़ी भी चला रहे हैं उनके खिलाफ मुंबई पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इनको देखिए जिस तरह से बिना मास्क लगाए पुलिस ने इन गाड़ी को रोका है। साथ ही साथ इससे पहले ये बिना रुमाल नहीं लगाए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा वैसे उन्होंने मास्क लगा ली। और उसके बाद ये दूसरी गाड़ी देख रहे हैं, उसको भी बाकायदा मुंबई पुलिस बाकायदा चेक कर रही है कि लोग मास्क लगा के गाड़ी चला रहे हैं नहीं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो या फिर जो टैक्सी कोड की गाड़ी हो, बाकायदा उन सबको गाड़ी चेक की जा रही है। और जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस जो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मुंबई के कांदिवली इलाके में है और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं फिर भी लोग डाल रहे हैं। अभी वापस कार्रवाई करेंगे क्या इनके ऊपर? गाड़ी का कांच नीचे था ना, इसीलिए। अरे कांच का नहीं, जब आपको इतना कार्रवाई होगी उसके बाद भी आप नहीं डाल रहे, इसका मतलब क्या है? ये कितनी कार्रवाई है? तो कब के ये अभी की कार्रवाई है? सर मेरा उधर ऑफिस का था वो। 2 कार्रवाई हो चुकी, फिर भी आप मास्क क्यों नहीं लगाते हो? पर सर एक्चुअली गाड़ी का कांच नीचे था। अरे वो गलती हो गया कि वो वापस करेंगे। आप चाहते हो कि फिर से लॉकडाउन लगे? नहीं सर, मास्क लगाना जरूरी है ना? वो तो है सर, सॉरी तो फिर से फाइन भरेंगे आप? एक ले लो। ठीक है सर, मैं तो आप देख सकते हैं इन शख्स के ऊपर लगातार एक ही दिन में 3 फाइन भरे हैं और ये चौथा फाइन बीएमसी के अधिकारी भर रहे हैं। सर लेकिन इसमें ये लगातार जो फाइन जो लोग भरते हैं और फिर भी नहीं कानून मानते, तो कानून क्या कहता है, क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? तो कार्रवाई मतलब बार बार भरते ही रहेंगे, रोज भरना पड़ेगा उनको। रोज भरना पड़ेगा? हाँ रोज भरना पड़ेगा, तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है ना, जो भी है। हम लोग तो रोज फाइन मारेंगे, लेकिन अभी फाइन मारा ना, वापिस 1 घंटे में वापिस मारेंगे। तो आप देख सकते हैं जो बीएमसी के लोगों को बाकायदा यहाँ पर जो फाइन लगा दिया। जो इस शख्स है उन्होंने इस पूरे दिन में तीन दिन में, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? गोविंदा। तो आप सकते हैं कि इन्होंने सुबह से तकरीबन 3 फाइन इनके हो चुके हैं और ये चौथा फाइन है। तो बीएमसी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है मुंबई पुलिस के साथ साथ, और हर बार इन्होंने बिना मास्क के 200 रुपये का फाइन भरा है और इस बार भी इन्होंने चौथी बार 200 रुपये का फाइन फिर से भर रहे हैं। तो आप साफ तौर पे देखते हैं मुंबई पुलिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पर है मुंबई के कांदिवली इलाके में, और बाकायदा जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी में हो या फिर टैक्सी में या फिर ऑटो या रिक्शा में। बाकायदा साफ तौर पर देख सकते हैं जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जो एपिडेमिक एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो सके वो पूरी कार्रवाई कर सके, क्योंकि बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पे कहती है जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप साफ तौर पे देख सकते हैं एक बाइक वाले को रोका गया यहाँ पर बिना मास्क के, यहाँ पर ये बाइक चला रहे थे, उन्हें यहाँ पर रोका गया है। बात करने के लिए क्यों बोलने का? बाइक पर बात करना ही नहीं आपको, बाइक के ऊपर। अरे बाइक पर बात करना ही नहीं। आप साइड करने के लिए तो नीचे लेके आए। क्यों साइड में करेगा? ऐसा नहीं है सर, आपने साइड करने के लिए बोला तो नीचे साइड करे पहले। तो साफ तौर पे देखिए पुलिस लोगों को समझा रही है, लेकिन जो पुलिस है वो जो लोग हैं जो मास्क लगा के नहीं है उनकी गलती है, उसके बावजूद भी वो मुंबई पुलिस से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना चाहिए कि जो मास्क लगाना उनके लिए कितना अहम है, उनके लिए कितना ज़रूरी है। उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो मुंबई पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं। पहले तो वो मास्क नहीं लगाए, बिना मास्क लगाने के बाद जब मुंबई पुलिस ने पकड़ा तो उनके ऊपर उल्टा बहस कर रहे हैं। अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और बाकायदा इन्हें फाइन भरा जाएगा। इसी तरीके से मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो मुंबई के अलग अलग हर एक चप्पे पर, हर एक चौराहे पर मौजूद हैं और इसी तरीके की कार्रवाई हो रही है। जी यही जरूरत है विवेक। गाड़ी के अंदर अकेले गाड़ी चलाते वक्त कांच चढ़ा के भले ही आप मास्क पहने ना पहने, लेकिन दुकानों में अगर जो शॉपकीपर हैं, आप दुकान मार्केट में जा रहे हैं, तब आप यहाँ पर दाढ़ी में मास्क लगा के घूमने से क्या फायदा? बाइक चलाते हुए दाढ़ी में मास्क लगाने से घूमने से क्या फायदा? यही बात है। लेकिन महाराष्ट्र से अब रुख वापस बंगाल की तरफ करते हैं, जहां बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 1500 से ज्यादा रैलियों की रणनीति बनाई है। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की हो रही है। 7 मार्च को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। पीएम, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद सभी बंगाल में रैली करेंगे। यतेंद्र जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। यतेंद्र, यानी कि बंगाल में पूरा दमखम झोंक रही है बीजेपी।
और बताया जा रहा है कि अब से कई बड़े बड़े नेता जो हैं 294 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब से लेकर चुनाव तक वहां मशक्कत करेंगे। 1500 रैलियां। देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल को लेकर एक मेगा प्लान बीजेपी ने तैयार किया और कहते हैं पूरा दमखम जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उस प्लान में के तहत लगा दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर पूरे चुनाव पर नजर बनाए रख रहे हैं और सबसे ज्यादा डिमांड जो आ रही है बीजेपी में कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों की आ रही है। लेकिन इसके साथ बीजेपी जो जिले हैं, एक छोटे जिले की विधानसभा स्तर तक भी वो रैली करेंगे, मंडल स्तर पर भी लोगों की मीटिंगें होंगी। जो पंचायत चुनाव पर जिस तरह से रणनीति बनाई जाती है बीजेपी के उसी तर्ज पर चल रही है। चाहे बीजेपी का राज्यों के मंत्री हैं, सांसद हैं, अलग अलग राज्यों के ऐसे विधायक जिनकी कम्युनिटी का अच्छा खासा प्रभाव पश्चिम बंगाल की अगर किसी भी विधानसभा पर है तो ऐसे विधायकों की ड्यूटी उस कम्युनिटी के हिसाब से वहां पर लगाई जाएगी। ऐसे सांसद लगाए जाएंगे, केंद्रीय मंत्री लगाए जाएंगे और पूरा एक बड़ा मेगा प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। यतेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। यानी पूरा दमखम झोंक दिया है बंगाल में, क्योंकि अब की बार 200 पार यही मिशन अमित शाह ने तय किया है और इस पर काम करेंगे। 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी के सारे नेता अब लगा देंगे अपना दमखम। 1500 रैलियां होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी डिमांड, साथ ही अमित शाह की भी। देखते हैं अब क्या होगा। 7 मार्च को एक रैली है, यानी उसके बाद ही चुनाव के डेट्स भी तय होंगे। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यहां जारी रहेगा। अर्पिता के साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर बने रहिए।